जोहार साथियों, फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीजीएल और झारखंड के मुद्दे में कुछ विषय हैं जिसकी चर्चा पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही थी। उन्हीं बिंदुओं के साथ मैं आप सभी के साथ फिर से जुड़ रहा हूं। प्यारे साथियों, एक खबर है, बहुत तेज़ी से व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी तक भी पहुंचा होगा, जिसमें सीआईडी के द्वारा कुछ चार्जशीट की गई है, कुछ बातें निकल करके आई हमारी जांच एजेंसी के माध्यम से। क्या सच्चाई है इसको लेकर मैं बात करूंगा, और साथ ही साथ एक मुद्दा और भी इसमें चर्चा में बना हुआ था, जिसमें आप लोग भी देखे होंगे कि हमारे जो जांच अधिकारी थे, जांच का जो प्रभार संभाले हुए थे, उसमें परिवर्तन किया गया है। आप जानते हैं डीजीपी संध्या रानी मेहता के नेतृत्व में ये पूरी जांच चल रही थी। हमारे डीजी साहब भी मॉनिटरिंग कर रहे थे, और साथ ही साथ जो केस के आईओ थे उनको भी आप जानते हैं। इस प्रकार से जांच चल रही थी और बहुत हद तक जांच हो भी गई थी, और कुछ जांच बचा हुआ था, उसको लेकर के चीज़ें चल रही थी, आगे बढ़ रही थी। ऐसे में पता चलता है कि जो जांच टीम है उसमें फेरबदल किया गया है, और जो हमारे सम्मानित जांच अधिकारी जो थे वे छुट्टी पर चले गए हैं, जिसके कारण उनके जगह पर दूसरे नए अधिकारियों को, सम्मानित अधिकारियों को ये कार्यभार सौंपा गया है। निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि आज जो भी चीज़ किया जा रहा होगा आपके फेवर में ही होगा, आपको देखते हुए किया जा रहा होगा। और जिनको प्रभार दिया गया है, खलखो साहब जो केस के आईओ बनाए गए हैं, निश्चित तौर पर उनका इतिहास भी हमने पढ़ा, जाना, तो उनका एक काफ़ी बेहतरीन कार्यशैली रही है। अपने डीएसपी प्रभार के दौरान उन्हें बहुत बेहतर काम किए हुए हैं, और बहुत ऐसे संगीन अपराधों को उन्होंने उजागर किया है जो शायद एक आम डीएसपी से उम्मीद नहीं की जाती है। तो प्रोएक्टिव ऑफिसर के दायरे में वो आते हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये जो जांच की प्रक्रिया चल रही है और तीव्र गति से आगे बढ़ेगी, और आप सभी जो टकटकी निगाहों से देख रहे हैं या फिर एक उम्मीद लगाए हुए हैं कि जल्दी जांच हो, जल्दी जांच स्टेटस पहुंच जाए हमारे माननीय अदालत तक। और फाइनली साथियों, ये जो सीजीएल की लड़ाई है, सीजीएल की जो बात है, जेएसएससी की जो बात है, इसका कंक्लूजन निकले, जो भी होना है जल्दी हो। हम भी चाहते हैं इसको लेकर के। हमारे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो किए हुए लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा निराश हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। सम्मान करते हैं आपकी बौखलाहट को, क्योंकि निश्चित तौर पर ऐसी परिस्थितियां जब निर्मित होती है, क्योंकि ये तो सब कोई जानता है कि कुछ हैं जिनका बेहतर तरीके से सिलेक्शन हुआ है, लेकिन कुछ जेन्युइन स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि सर निश्चित तौर पर कुछ लोग गड़बड़ी किए हुए हैं, लेकिन हम लोग जेन्युइन हैं। तो जो जेन्युइन है उनका हम सम्मान करते हैं, और आपके लिए भी बहुत सारे विकल्प हैं, आप लोग भी अपनाएं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आप सभी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा, आज इस धरती में जिस प्रकार से हम लोगों में एक तरह से विभाजन हो रहा है, स्टूडेंट जगत जो विभाजित हो रहा है, जेपीएससी का अलग, जेएसएससी का अलग, सहायक आचार्य का अलग, एक्साइज का अलग, दरोगा का अलग, इसी का परिणाम है, इसी का नतीजा है कि आपकी बातें सरकार नहीं सुनती है, और सरकार को जो मूड करता है, सरकार को जो बुझाता है वो करती है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे अंदर यूनिटी नहीं है, हमारे अंदर वो एकाग्रता नहीं है, जिसके बदौलत हम सभी एक मैसेज दे पाते सरकार को। और सरकार में भी देख लीजिए कैसे कैसे लोग पड़े हुए हैं। कभी कभी उनके बयानों से बहुत दुख आती है, और ऐसा लगता है कि आज मैया योजना जैसी योजनाएं जीत क्यों जाती है। स्थिति इतनी विकराल हो चली है इस राज्य की, और आप लोग चाहते हैं कि नौकरी आए, सरकार बहाली ले। दिक्कत ये है साथियों, अभी कुछ दिन पहले हम बयानबाजी सुन रहे थे, मैं सारी बिंदुओं पर बात करूंगा, इस पूरे तथ्यों पर बात करूंगा, क्यों फेरबदल किया गया, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये भी बात करूंगा। लेकिन प्यारे साथियों, राज्य की हालात को जब देखिएगा तो आपको दुख लगेगा। ऐसी कंडीशन आ गई है कि जो हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, मतलब जो विधानसभा के जो सदस्य हैं, उनको सैलरी तक नहीं मिल पा रही है। सोचिए, उनको सैलरी तक नहीं मिल पा रही है, जिनके द्वारा झारखंड के कल्याणकारी कानून बनने हैं, जो हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं जाकर के कहाँ पर, सदन में, और उनको सैलरी तक नहीं मिल पाना, मतलब स्थिति बहुत बुरी है साथियों। और हम लोग चाहते हैं कि नौकरी सरकार दे, सरकार भी मजबूर है। सरकार ने वैसे कामों के तहत अपने आप को बांध रखा है, या फिर कहें सरकार की
एक मजबूरी आ गई है कि उनके पास फंडिंग की बहुत कमी आ गई है और हम लोग चाहते हैं कि बहुत तीव्र गति से बहाली हो। बहाली होने के पश्चात एक मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है। बहाली के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए भी एक मोटी रकम की खर्च करना पड़ती है। कैसे संभव है? कैसे संभव है? कल्याणकारी योजनाओं या फिर जो सरकारी बहाली में जो खर्च किया जाना चाहिए था वो खर्च अनाप शनाप जैसी मैया योजना जैसी चीज़ों में खर्च हो जा रही है। तो कैसे संभव है कि हम उस पैसा को कल्याणकारी योजनाओं में शायद लगाते तो शायद बेहतर होता, लेकिन ये संभव दिख ही नहीं रहा है। और यहाँ के पार्टियाँ भी अजीब है साथियों। एक पार्टी जिसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, इसका एकदम दोहरा मानचित्र कह लीजिए, दोहरा मापदंड कह लीजिए, दोहरा चरित्र कह लीजिए, हमेशा देखने को मिलता है। हाल ही में कुछ बयान आया, बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बोल देते हैं। हमारी देश की कर्नल ऑफिसर है सोफिया कुरैशी, उनके बारे में मध्य प्रदेश का एक मंत्री है, किस प्रकार से वो आतंकवादियों की बहन घोषित कर देता है। कितनी शर्म की बात है। अब देखिए प्यारे साथियों, एक कहावत आप सुने होंगे कि जिधर अगला हरा जाता है पिछला हरा उधरे चलता है। यानी गार्जियन जिस प्रकार से होता है सामान्यतः बाल बच्चे भी उसी डायरेक्शन में चल पड़ते हैं। गार्जियन यदि केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, और उसी एनडीए का कोई मंत्री इस प्रकार से बयानबाजी करे, हमारी सेना का मनोबल गिराए, हमारे सेना के विरोध में बात करे, एक बेटी के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करे, कितनी शर्म की बात है। और उसी चीज़ को बहुत सारे राज्यों में कॉपी किया जाता है। कॉपी इस संदर्भ में उस संदर्भ में नहीं किया जाएगा, सेना को बुराई करने के लिए नहीं किया जाएगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर सत्ता का रौब दिखाने की कोशिश की जाती है। केंद्र सरकार, इतने बड़े बड़े मंत्री हैं वहाँ पर, इतनी बड़ी पार्टी का सरकार चल रही है, लेकिन वहाँ के बड़े मंत्रियों का एक शब्द तक ना निकल पाना कि आखिर जो उन्होंने कहा ये बहुत निंदनीय है, बहुत दुखद है, उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए। ऐसे मंत्रियों को कोई हक नहीं है कि वो जनता के पैसा से अपना राज करे और अपना ऐसो आराम करे। जो हमारी सेना, जिसके बलबूते हम लोग चैन की सांस लेते हैं, हम लोग सुरक्षित रह पाते हैं, उनकी मनोबल को आप तोड़ने वाली बात बोलते हुए इसको कोई अधिकार नहीं था मेरे प्यारे साथियों मंत्री पद में रहने की। लेकिन दुर्भाग्य है ऐसे लोग मंत्री पद में रहेंगे और दूसरे राज्यों में जहां पर उसकी सरकार नहीं है, जहां पर एनडीए की सरकार नहीं, वहां पर क्या कहेंगे? वो सरकार तानाशाही में आ गई है, वो सरकार जनता के खिलाफ हो चली है, युवाओं के खिलाफ हो चली है। अरे भाई, पहले अपने गिरिबान में झांक करके तो आप देखो। सोचिए, एक बंदा जो हमेशा देश हित की बात करता है, राष्ट्र हित की बात करता है, राष्ट्र के फेवर में जो पार्टी बेहतर रहती है उसके समर्थन में बात करता है। कभी हम भी भारतीय जनता पार्टी की बहुत समर्थन, अभी भी समर्थन करते हैं, हम सभी पार्टियों की समर्थन करते हैं, लेकिन जहां गलत है वहां गलत है, वहां पर हम खुलकर विरोध भी करेंगे और इसमें कोई हिचक नहीं है। देश हित की जहां बात है, राज्य हित की जहां बात है, हमारी सेना के मनोबल की बात है, वहां पर खुलकर बोलना चाहिए। एक आम नागरिक होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते बोलना चाहिए। और निश्चित तौर पर हम पिछले कुछ दिनों से लगातार मीडिया में यही चीज हम देखे, तो हमको लगा एक दिन बोलना चाहिए, आप सभी के साथ भी बोलना चाहिए। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? कोई भी पार्टी रहे तो सेना के मनोबल के गिराने की कोशिश करे, उसको अधिकार है और उसको तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे कोई हो, उसको कोई अधिकार नहीं है संवैधानिक पद पर रहे। तो ये दुर्भाग्य है। और ऐसे पार्टी जब दूसरे राज्यों में लांछन लगाती है तो शर्म की बात है। पहले खुद के गिरिबान में झांक करके देखनी चाहिए और उसके बाद दूसरे। अब देखिए, इसी संदर्भ में एक और जुड़ा हुआ मुद्दा है। जुड़ा हुआ मुद्दा यह है कि महाराष्ट्र में हमारे चीफ जस्टिस जो हाल ही में बने हैं, BR गवई साहब, वो गए हुए थे, कुछ उनका एक प्रोग्राम था। प्रोटोकॉल ये कहता है कि जब कोई भी चीफ जस्टिस या फिर कोई बड़े अधिकारी, कोई बड़े मंत्री जब किसी भी राज्य में यात्रा करते हैं या फिर प्रोग्राम में जाते हैं तो उनके स्वागत के लिए कोई बेहतर या फिर कोई बड़ा लेवल का अधिकारी वहां पर खड़ा होना चाहिए उनको रिसीव करने के लिए। इन लोगों का शर्म एकदम खत्म हो गया है कि मंत्री तो दूर की बात, होना चाहिए कि वहां पर महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उनको शामिल होना चाहिए, उनको रिसीव करना चाहिए। हमारे देश के सबसे उच्च लेवल के वो न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति हैं, जहां से एक गरीब गुरबा, पिछड़ा, शोषित, जिसके साथ जीवन पर्यंत अन्याय हुआ है, उसको न्याय मिलती है। और उस वो न्यायमूर्ति यदि आप वहां पहुंचते हैं, महाराष्ट्र पहुंचते हैं और उनको रिसीव करने के लिए एक हायर अधिकारी तक नहीं पहुंच पाता है, कितनी दुर्भाग्य की बात है। खुद उन्होंने शब्दों में ये चीज बयां किया कि ऐसी दुर्भाग्य स्थिति शायद कभी नहीं होना चाहिए और ना ही हुई है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट
से बढ़कर कोई है नहीं साथियों। और आज पार्टी के खिलाफ या फिर क्या पार्टी के कोई एजेंडा के खिलाफ यदि कोई सुप्रीम कोर्ट का प्रस्ताव आ जाएगा तो यही लोग कहेंगे न्यायपालिका बिक गया है, न्यायपालिका कार्यपालिका के ऊपर हो गया है, न्यायपालिका कार्यपालिका की बातों को कुचल रहा है, न्यायपालिका कार्यपालिका को सलाह दे रहा है, जैसी तमाम चीजें निकल करके आएगी। तो ये दोहरा मानचित्र जो है साथियों, कहते हैं किसी भी चीज को क्या करती है, पतन की ओर ले चलती है। आज हमारी विदेश पॉलिसी भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। विदेश नीति, ऐसा कभी भारत में ऐसा विदेश नीति रहा ही नहीं जब कोई स्पष्ट हमारा मित्र निर्धारित ना हो, कोई स्पष्ट तरीके से हमारे किसी भी विपरीत परिस्थितियों में कोई सहयोग ना करे, ऐसी विदेश नीति हमारी रही नहीं कभी। कभी रूस खुलकर समर्थन करता था हमारे साथ, कोई भी विपत्ति आती थी, चाहे कोई भी दिक्कत होता था, रूस हमारे पास खुलकर आता था। आप देख लीजिए 1965 की लड़ाई, 1971 की लड़ाई, उससे पहले की लड़ाई, हर जगह पर रूस ने अपना हथियार भेज दिए थे, अपना सेना भेज दी थी, अपना नौसैनिक जहाज भेज दिया था हमारे फेवर में ताकि हम लोग जीते। लेकिन आज वही रूस आज भारत के खिलाफ खड़ा हुआ दिख रहा है। आज यूरोपीय कई लोग भारत के खिलाफ दिख रहे हैं। आज विश्व के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मॉनेटरी पॉलिसी निर्धारित करने वाले जो संस्थाएं हैं, जो वित्तीय संस्थाएं, IMF, वर्ल्ड बैंक जो है भारत के खिलाफ दिख रहे हैं। सोचने का विषय है प्यारे साथियों। आज ऐसे हालात है हमारे इस प्रकार के पड़ोसी मुल्क है जो कभी भी युद्ध छेड़ सकता है। हर जगह पर विवादित एरिया है, पूरा हमारा सीमावर्ती क्षेत्र देखें, कई जगह पर विवाद है। और ऐसे में आप मित्र विहीन हो जाते हैं, आपका कोई मित्र नहीं है, तब कैसे देश की सुरक्षा करेंगे। ये पाकिस्तान के साथ जब हम लोग ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किए तो आप कैसे देखें कि पाकिस्तान के साथ सेना से संबंधित जितने भी इक्विपमेंट जो होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, औजार होता है, तुर्की ने भेज दिया, अजरबैजान ने भेज दिया। हमारे समर्थन में कौन क्या भेजा? कोई एक बंदूक तक नहीं भेजी। क्यों नहीं भेजी भाई? आप हर जगह कहते हो कि हम दोनों तरफ की बात लेकर के चलेंगे, हम कोऑर्डिनेशन स्थापित करके चलेंगे। वो जमाना गया। अपना एक स्टैंड होना चाहिए, अपना क्लियर कट पॉलिसी होना चाहिए। और कुछ चीजें होती है जिसको लेकर के आपको पक्षपात करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से रूस यूक्रेन के युद्ध में हमारे प्रधानमंत्री जी का यूक्रेन का समर्थन करना, निश्चित तौर पर यूक्रेन के फेवर में जाना, निश्चित तौर पर रूस को नाराज करने वाली बात थी। और यही वजह है कि आज रूस हमारे फेवर में नहीं है भाई। और जिसके बलबूते आप कतारी रोकने चले हो, पेड़ चढ़ रहे हो, अमेरिका वो चढ़ा तो देगा, उसके बाद छोड़ देगा, उसके बाद आप गिरो मरो जो होना हो। उससे ज्यादा गद्दार, उससे ज्यादा बदमाश देश इस पूरे विश्व में नहीं है प्यारे साथियों। खाड़ी युद्ध उसी का देन है, कोरिया युद्ध उसी का देन है, तालिबान उसी का देन है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया उसी का देन है। ये जो जितना भी आतंकवादी संगठन जो देख रहे हैं, इन सभी का देन वही है। ये चाहता है कि बाकी मुल्क सब बर्बाद होता रहे, लड़ते रहे, झगड़ते रहे और हम अपना आगे बढ़ते रहे। और मेरा एक जो पहचान है विश्व में विश्व महाशक्ति के रूप में, यूनाइटेड स्टेट, ये चीज हमेशा ये बोलबाला बनता रहे, ये उनकी मंशा है। और इस मंशा पर निरंतर वो खड़े उतरता रहता है। आज भारत पाकिस्तान के साथ जो हम लोगों ने जंग जीता, हमारी सेना की बहादुरी से हम लोग निश्चित तौर पर पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए। और उनका DGMO तरफ से जब फोन आया और फिर जाकर के शांति के लिए पहल किया गया, और पीठ कौन थपथपा रहा है? अपना अमेरिका। और हम लोग भी उनको कह रहे हैं और यहाँ के लोग भी मान रहे हैं कि अमेरिका के पहल पर ही हुआ है। हो सकता है इंटरनल बात इसमें कुछ सच्चाई हो, लेकिन हमारी विदेश पॉलिसी को, हमारी इंटरनल मैटर को अमेरिका यदि सॉल्व कर रहा है तो इससे बड़ा दुखद क्या हो सकता है। कभी ये देश ऐसा भी था जब अमेरिका 20 को सैटेलाइट लगा दिया था पोखरण वाले क्षेत्र में, 20 को सैटेलाइट लगा दिया था पोखरण वाले क्षेत्र में, ताकि हम अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं कर पाए, हम परमाणु बम नहीं बना पाए। लेकिन फिर भी हमारे देश के वैज्ञानिकों को सलाम है, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री को सलाम है। उन्होंने किसी भी प्रकार से किंतु परंतु सोचे बगैर पोखरण की धरती में परमाणु बम बना करके परीक्षण करके दिखा दिया और घोषित कर दिया कि हम परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। कभी वो भी पल था। और अमेरिका जैसे जो लोग, अमेरिका जैसे जो देश जो 20 को सैटेलाइट राजस्थान के ऊपर मंडराते हुए, पोखरण के ऊपर जो मंडराते हुए जो लगाए हुए थे, सब का सब भीतरे मिल गया। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरा मानना है विदेश पॉलिसी स्ट्रिक्ट एंड फॉरवर्ड होना चाहिए, जिसमें
यदि आपको लगे कि कोई अपना दोस्त रहा है जीवन में, इतिहास में, उसके फेवर में यदि करके बात करनी चाहिए तो निश्चित तौर पर करनी चाहिए। और लाख बात की एक बात यह है, कहते हैं ना 100 बात की बात एक बात यह है कि जो पुराने मित्र होते हैं वही सच में मित्र होते हैं, वही सही मित्र होते हैं, वही आपका साथ दे सकते हैं। नए मित्र का कोई भरोसा नहीं होता है और अभी इस ऑपरेशन में हम लोगों ने देख लिया। और शायद पुराना मित्र जो हमारा रूस था, जो शायद नाराज नहीं होता तो आज रिजल्ट कुछ और होती। शायद आज पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा होता। निश्चित तौर पर जब अगला के समर्थन में बहुत सारे सेना आएंगे तो हमारी सेना का मनोबल थोड़ा सा जरूर गिरेगी कि हमारे समर्थन में कोई नहीं आ रहा है और उसके समर्थन में दुनिया कोई आ रहा है, भले वो हार गया हो, बर्बाद हो गया हो, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन तो उठता है मेरे प्यारे साथियों कि एक देश जो हमेशा जिसके समर्थन में कई देश आते थे आज कोई नहीं आता है। सिर्फ मनोवैज्ञानिक तरीके से समर्थन से युद्ध थोड़ी ना जीता जाता है कि हाँ हम आपके साथ हैं, चलिए। एक देश इजराइल हमेशा काम आपके साथ है, उन्होंने कुछ हथियार भी पहले दिए हुए थे, अभी युद्ध के दौरान, ऑपरेशन के दौरान नहीं दिया, लेकिन फिर भी हमारे साथ में प्रत्यक्ष रूप से खड़ा दिखा। वैसे कितने देश थे? कोई भी देश नहीं था। तो हमारे जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए जो नेता लोग हैं, मंत्री लोग हैं, उनको सोचने का थोड़ा सा चिंतन मंथन करने का समय है। आज भारत विकासशील से विकसित बनने की ओर चल पड़ा है। निश्चित तौर पर आज भारत में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, आज भारत में रोजगार के बहुत सारे चीज़ें सृजित हो रही है। आज भारत दुनिया की 5वीं से 4थी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। आज भारत विश्व में अनेक संस्थाओं का नेतृत्व करता है। निश्चित तौर पर इस संदर्भ में हमारे प्रधानमंत्री का योगदान अतुलनीय है, बहुत बेहतर उन्होंने योगदान दिया है। हर तरीके से उन्होंने भारत को विकास को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को विकसित बनाने के लिए उनका जो रवैया रहा है भारत के संदर्भ में बहुत बेहतर रहा है और इनकी लोहा पूरा विश्व मानता है। लेकिन विदेश पॉलिसी के संदर्भ में निश्चित तौर पर हम लोग फेल हुए हैं, इसको स्वीकार करना चाहिए और इसको लेकर के जल्द ही चिंतन मंथन की जानी चाहिए। साथियों, कुछ दिन पहले एक मीडिया में और बयानबाजी सुन रहा था। एक प्रवक्ता है, वर्तमान सरकार के जो एक प्रवक्ता हैं, वो कह रहे थे, जेपीएससी के संदर्भ में उनसे पूछा गया था कि रिजल्ट कब आएगा, तो वो कह रहे थे जा करके भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि उन्होंने अपने समय काल में कितना जेपीएससी करवाया था। मंशा क्या बताती है, ये बात में क्या लिखा हुआ है, क्या छुपा हुआ है, क्या संदेश है कि यदि उसने नहीं किया तो हम क्यों करेंगे, उसने जेपीएससी नहीं लिया तो हम क्यों करेंगे, उसने झारखंड को बर्बाद किया तो हम भी झारखंड को बर्बाद करेंगे, उसने झारखंड के लिए नहीं सोचा तो हम क्यों झारखंड के लिए सोचें। सोचिए, मतलब झारखंड प्रायोरिटी नहीं है मेरे प्यारे साथियों, यहां की माटी प्रायोरिटी नहीं है मेरे प्यारे साथियों, यहां के लोगों के हित प्रायोरिटी नहीं है मेरे प्यारे साथियों, आप और हम प्रायोरिटी नहीं है मेरे प्यारे साथियों, यहां के युवा और उसकी सरकारी नौकरी प्रायोरिटी नहीं है मेरे प्यारे साथियों। उसने नहीं किया तो मैं क्यों करूंगा, उसने यदि गलत किया तो मैं भी गलत करूंगा। यह मानसिकता यदि हमारे यहां के भाग्य विधाताओं के अंदर आ जाए तो सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे साथियों आप और हम मूर्ख बनेंगे, इन लोगों का वोट बैंक बनेंगे। और वैसे तो बनते आए हैं। परिणाम जो लेटेस्ट आया चुनावी परिणाम, उसमें हम और आप मूर्ख बने। कहते हैं बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फायदा उठा लिया, और वो चीज आप देखें आप। लेकिन ये दुर्भाग्य मेरे प्यारे साथियों, आज अबुआ राज, बबुआ सरकार जिसको हम कहते हैं, उनसे अपेक्षा होती है जिस प्रकार से एक घर का परिवार सोचता है कि अपना घर को हम आगे बढ़ाए, समाज में एक अपना अस्तित्व बनाए, समाज में सबसे बेहतर हमारा स्थान हो, समाज हमारे ओर देखे, उस प्रकार से राज्य के मुखियाओं के ऊपर एक दायित्व होना चाहिए कि पूरी भारतीय क्षेत्र जो है, भारत के और भी राज्य झारखंड की तरफ देखे, झारखंड की विकास को देखे, झारखंड की आगे बढ़ती हुई रफ्तार को देखे। लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। आज इस प्रकार की धरती यहां पर दिखाई नहीं देती है। आखिर क्यों? यहां के जो भाग्य विधाता लोग हैं एक दूसरे पर दोष देने को आतुर हैं, एक दूसरे ऊपर ब्लेम करने के लिए आतुर हैं, और आप और हम पीछे जा रहे हैं, और आप और हमारी जो भविष्य है वो पीछे जा रही है। दुर्भाग्य की स्थिति है। जिस दिन झारखंड प्रायोरिटी हो जाएगा, जिस दिन यहाँ के युवा प्रायोरिटी हो जाएंगे, जिस दिन यहाँ की अस्मिता, यहाँ की विकास प्रायोरिटी हो जाएगी, उस दिन देखिएगा इनके बयान चेंज हो जाएंगे। बयान क्या आनी चाहिए? बयान ये आनी चाहिए कि उन्होंने नहीं किया, मैं करके दिखाऊंगा। उन्होंने ठीक है जेपीएससी ने लिया, मैं साल दर साल जेपीएससी लेकर के दिखाऊंगा।
उन्होंने जेएसएससी नहीं करवा पाया, मैं साल दर साल जेएसएससी करके करवा के दिखाऊंगा। ये बयान होनी चाहिए। ये झारखंड के हित में बयान होता है, ये आपके हित में, हमारे हित में और पूरे भारत के हित में बयान होता है। लेकिन उन्होंने नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगा। आज शायद इस प्रकार शायद पहली बार हुआ झारखंड में कि कोई पार्टी जो एग्जिस्टिंग थी फिर से वो रिपीट हुई है। जनता ने फिर से आपको भारी समर्थन देकर के आपको गद्दी पर बैठाया, आपको सत्ता के चरम स्थान पर आपको भेजा है। क्या आपका दायित्व नहीं बनता है? उस जनता ने आपको थोड़ा तिनका भी साथ दिया है तो अब उसको दरिया भर लौटाएं। ऐसी मानसिकता होनी चाहिए। निश्चित तौर पर हम लोग भी अपेक्षा रखते हैं, हम लोग भी उम्मीद है, हम लोगों का भी उम्मीद है कि जो यहाँ की पार्टी, यहाँ की लोकल पार्टी जो हमारे लिए बेहतर कर सकती है वो इंटरनेशनल और नेशनल पार्टी नहीं कर सकती है। लेकिन आप करके तो दिखाओ। यहाँ के युवा बेहताश हैं, निराश है। आज आपकी नीति इस प्रकार से आती है जिसमें लोगों को आंदोलन करना पड़ता है। फॉर्म के लिए आंदोलन, एग्जाम के लिए आंदोलन, फिर एग्जाम लीक हो गया आपका, उसमें फिर रद्द कराने के लिए आंदोलन, जैसे कई चीजें हैं जिसके कारण आज हम लोग अपने सपना जो संजोए थे वो सपना ही रह जा रहा है। तो इन सभी विषयों पर माननीय मुख्यमंत्री, माननीय सिस्टम, माननीय सरकार और केंद्र सरकार सभी से आह्वान होगा, माननीय न्यायपालिका सभी से हम लोग आह्वान करते हैं। ये पीड़ित वर्ग आह्वान करता है, ये शोषित वर्ग आह्वान करता है, ये दुख से भरा हुआ वर्ग, ये खून के आंसू रोता हुआ वर्ग आह्वान करता है कि आप हमारी तरफ देखें, हमारी तरफ ध्यान दें और हमारे हित के लिए काम करें। सोचिए, एक पार्टी थी जिसके लिए बड़े बड़े मुद्दे थे चुनाव के दौरान कि हम युवाओं को इतना करेंगे, वो करेंगे, फलना करेंगे, बांग्लादेशी घुसपैठी जैसी चीजें कही थी। आज सारे मुद्दे खत्म हो गए। आज वो हमारे लिए आवाज तक नहीं उठा पा रही है। विपक्ष का क्या काम होता है? जो सत्ता पक्ष है उसका ध्यान आकर्षित करना, जो बेहतर काम नहीं कर रहा है उसका ध्यान आकर्षित करना, ये दायित्व होता है ना सत्ता पक्ष का, विपक्ष का, कि यदि वो युवाओं के हित में नहीं काम कर रहा है, झारखंडियों के हित में नहीं काम कर रहा है तो उसका ध्यान आकर्षित करना। और यदि नहीं सुन रहा है बात से, मीडिया से, तो उसके लिए पूरे झारखंड क्षेत्र में आंदोलन करना, पूरे झारखंड क्षेत्र में आवाज बुलंद करना, यह विपक्ष की दायित्व होती है। आज विपक्ष दायित्व विहीन हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ एक उनके पास मुद्दा है कि हमारी सरकार ही नहीं बनी, तो हम क्या कर सकते हैं भाई? और अगला कहता है कि उन्होंने किया ही नहीं तो मैं क्यों करूं, उन्होंने जैसे किया था वो स्टेप से हम भी करेंगे। सोचिए, मतलब कोई भी यहां पर जो लोग हैं साथियों आपके फेवर में नहीं है। यदि गहराई से आप देखिएगा तो इधर भी आपके लिए कुआं है और उधर आपके लिए खाई है, बीच में आप खड़े हैं, बेचारा आप किधर जाएं? इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर लोगों ने बना करके रखी है। बहुत दुर्भाग्य की स्थिति मेरे प्यारे साथियों। इस चीज़ को लेकर के हम और आप सभी को सोचने का समय है। और सबसे दुखद ये बात लगता है कि मैच्योर जो वर्ग है, जागरूक जो वर्ग है, शिक्षित जो वर्ग है, वो बढ़ता है ना, बहुत दुख लगता है। वही यदि बढ़ जाता है, वही यदि तुष्टीकरण का शिकार हो जाता है, वही अपने हितों को लेकर के जागरूक नहीं होता है। आज यदि हम कोई आंदोलन के लिए आह्वान करेंगे, आज यदि हम आपके अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे तो आपका समर्थन ही नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ हाँ सर हम आपके साथ खड़ा हैं, चलिए ना, आप देख लेंगे, जो होगा सो होगा। कुछ लोग हैं जो बहुत डेडिकेट हैं, जिनके अंदर गट्स है, हिम्मत दिखाते हैं, और उन्हीं के हिम्मत से शायद हम लोग आगे बढ़ पाते हैं और आपके लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो समय की मांग है, थोड़ा सा आप लोग सोचिए और थोड़ा सा गहराई से सोचिएगा मेरी बातों को, और ये देश के हित में थोड़ा सोचिएगा मेरे प्यारे साथी। मुझे पता है भारत एक ऐसा देश बन चुका है पॉलिटिकल के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, जहां पर वोट बैंक ही प्रायोरिटी है। यदि मैया योजना से ही वोट आ जा रहा है तो क्यों युवाओं के बारे में सोचना भाई? क्यों युवाओं के हितों की बात करना? हमको क्या मतलब है युवा से? मतलब वोट प्रायोरिटी, वोट सब कुछ है। वोट के अलावा झारखंड की हित, झारखंड की कल्याण, झारखंड में बेरोजगारी, झारखंड में भूखमरी, झारखंड में कुपोषण, झारखंड में गरीबी, कोई मुद्दे नहीं है। सिर्फ वोट कैसे मिलना चाहिए, और यदि उससे मिल जा रहा है तो बाकी चीजें छोड़ो भाई की 5 साल ऐसे आराम करेंगे, उसके बाद फिर से कोई ना कोई झुंझुना लेकर के आ जाएंगे। और यहाँ के लोग तो झुंझुना का वेट करते हैं, शायद झुंझुना मिलेगा इस बार, ऋण माफी योजना, तो फलना योजना, तो बिजली विभाग, तो मैया योजना, और फिर 5 साल फिर ऐसा करेंगे। तो यही चीज चलता रहेगा। इसके खिलाफ यदि कोई आवाज उठाएगा तो उसके समर्थन में कोई नहीं आएंगे। तो मत आइए, रोते रहिए खून के आंसू, हमारा क्या जाता है, हम भी रो रहे हैं आपके साथ, हम भी रोते हुए चले जाएंगे। कौन यहाँ परमानेंट के लिए आया है?
कोई धरती में थोड़ी ना है, आधा तो उम्र गुजर गया, आधा बच्चा ले, बस चलता रहेगा, चले जाएंगे। अभी एक मुद्दा बहुत चर्चित में है दरोगा में एज रिलैक्सेशन को लेकर के, उसके लिए सबसे पहले आवाज हम ही लोगों ने उठाया था। हालांकि हम CSSC को गुजारिश करेंगे, उससे हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, अंतरात्मा से निवेदन करेंगे कि यहाँ के युवाओं को दर्द समझेंगे और एज रिलैक्सेशन को लेकर के वो बेहतर चीज़ों के साथ वो नोटिफिकेशन जारी करेंगे, ये मुझे विश्वास है। और नहीं जारी करेंगे साथियों, हम लोग के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके लिए लड़ें। आप लोगों का समर्थन यदि बेहतर मिलेगी, आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये जो सत्ताधारी नहीं कर पा रहे हैं ना, इनको हम लोग मजबूर कर देंगे, इनको धकेल करके विकास के रास्ते पर ले आएंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। यदि विकास के रास्ते से इनकी गाड़ी उतर चुकी है तो हम लोग धकेल करके ले आएंगे विकास के रास्ते पर, आपके रास्ते पर, आपके भविष्य के रास्ते पर, ये विश्वास दिलाते हैं। लेकिन आपकी समर्थन चाहिए। आइए आप बात करते हैं CGL के मुद्दे पर। CGL में साथियों जांच एजेंसी में यहाँ पर जो लिखा हुआ था, जो खबर वायरल हो रहा था, जिसमें जांच एजेंसी ने आरोपियों के मोबाइल जब्त कर FSL को भेजे थे, जिनमें व्हाट्सएप चैट्स और हस्तलिखित प्रश्न पत्र की तस्वीरें बरामद हुई है। इन साक्ष्यों को PDF के रूप में सुरक्षित रखा गया और इन्हीं के आधार पर पूरक चार्जशीट की जा रही है, मतलब इसी से संबंधित जांच और की जा रही है। इस घोटाले से जुड़ी हुई जांच में CID ने पहले ही 4 अहम गवाहों के बयान दर्ज कर लिए हैं। मोबाइल डेटा और फॉरेंसिक रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही लीक कर दिए गए थे, मतलब यहां पर लिखा हुआ है कि पेपर लीक हुआ है और उन्हें फोटो खींचकर शेयर किया गया था। लेकिन प्यारे साथियों, ये हर कोई जान रहा है, लेकिन किसी के अंदर गट्स नहीं है कि हम खुल करके बोल दें कि गलत हुई है। ठीक है, जितने लोगों ने गलत किया भाई, सबको उठा के भेजो। बाकी लोगों को यदि आप बचा सकते हैं तो बचा लो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और यदि आपके पास कोई विकल्प नहीं है तो परीक्षा कैंसिल करो और तुरंत एग्जाम लो। यही ना ऑप्शन होना चाहिए। यदि सरकार आपके लिए, आपके हित में है, तो सबसे प्रायोरिटी होना चाहिए जांच कंप्लीट करके तुरंत रिपोर्ट सबमिट कर दिया जाए। और गड़बड़ी हुई, इसमें कोई डिनाई नहीं किया जा सकता है। कोई यदि इग्नोर कर रहा है कि गड़बड़ी नहीं हुई है, तो या तो वो कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी है, या फिर वो इसी प्रकार की चीजों में हमेशा लिप्त रहा है, हमेशा करप्शन के आधार पर बहाली में शामिल रहा है। हो सकता है उसके कुछ रिलेटिव शामिल हो, अब उसकी बारी आई है और वो भी इसी माध्यम से सिलेक्शन तक पहुंचना चाहता है। लेकिन जो ईमानदारी से सिलेक्शन लिए हैं, जो ईमानदारी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आए, उनका मेरे पास कम से कम बता रहे हैं, कम से कम 60 से 70 कॉल आया, जो मेहनत से पास किए हैं। किन्हीं की मम्मी बीमार है, किन्हीं की स्थिति बहुत खराब है, उनका रोता हुआ चेहरा दिखा है। मुझे भी बहुत अंतरात्मा से दुख हुई है कि निश्चित तौर पर यदि कोई कहता है कि नहीं सभी लोग इसमें गड़बड़ से शामिल हुए, तो ऐसा नहीं है। इस चीज को मैं डिनाई करता हूं। कुछ लोग हैं जो बेहतर तरीके से पास में, उसका कोई गलती नहीं है। बेचारा वो 8 साल 10 साल थोड़ा थोड़ा पैसा करके खर्च करके किसी भी प्रकार से सिलेक्शन तक पहुंचा होगा, लेकिन गड़बड़ी करने वाले लोग उनके सपने चकनाचूर कर दिए और वो मजबूर है गाली देने के लिए हमको। गलती कौन किया, कौन करवाया, ये चीज उनके माइंड में है ही नहीं। इतनी ज्यादा पीड़ित है वो, इतनी ज्यादा शोषित है वो, इतनी ज्यादा दिनों से वो दुख झेल रहे हैं कि आगे जो बेहतर करने की कोशिश कर रहा है उसको भी मां बहन दुनियादारी करने में लगे हुए हैं। खास करके वो नहीं कर रहे हैं जो मेहनत करके सफल हुए, वे कर रहे हैं जो किसी न किसी प्रकार से गड़बड़ी में शामिल है, जिनको प्रसाद मिला है, वे लोग इस प्रकार से गाली गलौज करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपके लिए कभी जीवन में आपके खिलाफ ना सोचा हूं, ना आपके लिए कभी सोचूंगा, उनके लिए जो मेहनत किए हैं। लेकिन वे तो हमेशा माइंड में रहेंगे और मेरे माइंड में हमेशा वो दुश्मन की तरह रहेंगे जो पेपर लीक में शामिल हैं, जो पेपर लीक के माध्यम से सिलेक्शन तक पहुंचना चाहते हैं। एक दिन ज्ञान प्राप्त करके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए हैं मेरे प्यारे साथियों, उनके खिलाफ मैं तो हमेशा रहूंगा और उनके सपने कभी साकार नहीं हो सकते हैं। अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? क्या यहाँ गरीब के बेटा कभी नौकरी नहीं कर पाएगा? क्या यहाँ पर गरीब के बेटा कभी नौकरी का सपना नहीं संजो नहीं पाएगा? सिर्फ और सिर्फ जिसके पास पैसा रहेगा वही नौकरी तक पहुंचेंगे। तो क्या इससे झारखंड का भला हो पाएगा? बताइए। आज जहां मन तहां गोली मार दी जाती है किसी को, आज जहां मन तहां किसी का मर्डर हो जाता है। ऐसे होता कैसे है? क्यों हो रहा है इस प्रकार की चीजें? कभी आपने सोचा है? मतलब सिस्टम फेल है। सिस्टम क्यों फेल है? क्योंकि सिस्टम के लोग फेल हैं। फेल होने वाले लोग पास किए हुए हैं, जिनकी कोई योग्यता नहीं थी एक बेहतर चीज हासिल करने में, उन लोग को आप सिस्टम में बैठाएंगे तो क्या आप देखेंगे? क्या हर्ष होगा उसका? यही हर्ष होगा जो देख रहे हैं।
और इस हर्ष के कारण ना कोई इन्वेस्टमेंट आ पाएगा झारखंड में, ना रोजगार सृजित हो पाएगा, ना ही हम और आप रोजगार तक पहुंच पाएंगे, हमारे हाथ तक कोई रोजगार नहीं पहुंचेगा। इसलिए समय की मांग है कि हम लोग एकजुट रहें और बहुत बर्दाश्त कर लिए, बहुत इग्नोर कर लिए, बहुत तुष्टीकरण का शिकार हो गए, लेकिन अब एकजुटता का हम लोग परिचय दें। जो मेहनती साथी हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं उनका मेहनत कामयाब होकर रहेगा। कोई मेहनत को छीन नहीं सकता। ऐसी प्रॉपर्टी है आपका, ऐसा वो धन है जो हमेशा निरंतर रंग लाएगा, निरंतर आपको क्वालिफिकेशन दिलवाएगा, निरंतर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंचेंगे। इसलिए आप सकारात्मक रहिए प्यारे साथियों। हाथ जोड़ करके आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जो मेहनत से पास किए हैं वो सकारात्मक रहिए। आपसे मेरा कोई गुरेज नहीं है। आपने जो माता पिता का सपना दिखाया है उसके लिए मैं भी तत्पर हूं और आपके सपने निश्चित तौर पर साकार होंगे, कोई नहीं रोक सकता है। हम सिस्टम को अनुकूल कर लें, आने वाले एग्जामों को गरीबों के हित के अनुकूल बना लें, उसी में आपका कल्याण हो जाएगा, उसी में आप क्लियर कर जाएंगे, उसी में अपना सपना साकार कर लेंगे आप। इसलिए सकारात्मक रहिए। हाथ जोड़ से निवेदन रहेगा, आप सकारात्मक रहिए। देखिए सकारात्मक रहने का नतीजा, ठीक है 1 साल लेट होंगे, ठीक है 6 महीना लेट होंगे, लेकिन गर्व से कहेंगे कि हम मेहनत से पास किए हैं। और आप सिर्फ नहीं, आपके भाई बहन जितने भी हैं, गरीब हैं, जो मेहनत किए हुए हैं, सबका चेहरा में खुशी होगा, सबके चेहरे में वो सुकून होगा कि झारखंड की धरती में मैंने मेहनत किया और अपने राज्य में आज फक्र से सेवा दे रहे हैं और राज्य के कल्याण में अपना योगदान देकर के राज्य को विकासशील से विकसित बना रहे हैं, ये फक्र होगा उनके अंदर। तो प्यारे साथियों, फिर कोई अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। ये वीडियो को पूरा झारखंड में शेयर कीजिएगा। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन होगा, हमारी मैसेज पूरे झारखंड वासियों तक जानी चाहिए और पूरा युवा जगत को एकजुट करना आप सभी का दायित्व है। ऑल द बेस्ट, सभी को जोहार और माँ भारती की जय, भगवान बिरसा की जय। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।